ये वीडियो सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकसद के लिए है। मीडिया स्टार वर्ल्ड किसी भी किस्म की हिंसा, नफरत या तास्सुब की हिमायत नहीं करता। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं ख़ास एपिसोड। ऐसा एपिसोड जो आपको बहुत कुछ बताने वाला है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको ईरान के ख़िलाफ़ इज़राइल और अमेरिका के ज़रिए थोपी गई जंग की रिपोर्टिंग मुसलसल करता रहा है और आज जिस तरह से जंग बंदी का ऐलान हुआ, ईरान की कामयाबी का ऐलान उससे ज़्यादा ज़ोरदार अंदाज में हुआ। बाद में किसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने भी संभल करके अपनी कामयाबी का ऐलान कर दिया। आज ईरान और अमेरिका के दरमियान जो 2 हफ्ते की जंगबंदी का ऐलान किया गया है, वो एक तारीख़ी वाक़या है। इस मौके पर खाड़ी के अरब मुल्कों ने राहत और एहतियात दोनों का इज़हार किया है। ज़्यादातर हुकूमतों ने इस कदम का इस्तक़बाल किया, लेकिन साथ ही मुस्तक़िल अमन यानी परमानेंट पीस के लिए संजीदा बातचीत पर जोर दिया है। आज के इस खास एपिसोड में हम इलाके के मुल्कों का रद्द-ए-अमल पेश करेंगे। इसके अलावा भारत के कई जानकार लोगों की तरफ से खास रिएक्शन, जो मीडिया स्टार वर्ल्ड से बात करते हुए कुछ लोगों ने अपनी राय रखी है, वो भी पेश करेंगे। भारत के जिन लोगों के रिएक्शन इस खास प्रोग्राम में शामिल हैं, उनमें सीनियर जर्नलिस्ट सईद नकवी, जाने माने जंगों का इतिहास जानने वाले कमेंटेटर अमरीश मिश्रा, जाने माने साइंसदां और उर्दू शायर और फिल्म मेकर गौहर रज़ा, इंडो फिलिस्तीन सॉलिडरिटी फोरम के जनरल सेक्रेटरी फिरोज़ मीठी बोरवाला, साबिक मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब, बेरूत में रहने वाले वेस्ट एशिया एक्सपर्ट अली बाकर आब और शब्बीर अहमद विद्रोही शामिल हैं। इसलिए इस खास प्रोग्राम में अरब मुल्कों और भारत में मौजूद एक्सपर्ट्स का रिएक्शन आपको एक साथ देखने को मिलेगा, इसलिए आखिर तक ज़रूर हमारे साथ बने रहें। आइए अब चलते हैं, इस खबर और रिएक्शन की बात कर लेते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच तकरीबन 40 दिन चली जंग के बाद 2 हफ्तों की जंगबंदी पर इत्तेफाक हुआ, जिसमें हमलों को रोकने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जहाज़रानी बहाल करने पर रजामंदी बनी है। इस ऐलान के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में राहत का माहौल देखा गया, ख़ास तौर पर उन खाड़ी के मुल्कों में जो हालिया हमलों से मुतासिर रहे हैं। जिन मुल्कों में अमरीकी फ़ौजी अड्डे रहे, जहाँ से ईरान के ख़िलाफ़ हमले किए गए, उन मुल्कों के ख़िलाफ़, उन मुल्कों में अमेरिकन्स के ख़िलाफ़ ईरान ने शदीद जवाबी हमले किए हैं। इस जंगबंदी को ईरान ने इसलिए अपनी तारीख़ी कामयाबी बताया है कि उसकी अपनी दसों शर्तें मान ली गई हैं, जिसमें न सिर्फ हॉर्मुज़ का कंट्रोल बल्कि इलाके से अमरीकी फ़ौजों की वापसी और ईरान के ख़िलाफ़ लगाई गई पाबंदियों को हटाने का भी वादा किया गया है। दूसरी तरफ ईरान की कामयाबी के ऐलान के कुछ घंटों बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी कामयाबी का दावा किया। वो सब तफसील मैं आपको अब तक कई और प्रोग्राम्स में बता चुका हूँ। अब चलते हैं अरब मुल्कों की तरफ और ये समझते हैं कि उनका इस जंगबंदी के बारे में क्या कुछ कहना है। ओमान की वज़ारत ख़ारजा ने यानी फ़ॉरेन मिनिस्ट्री ने जंगबंदी का खैर मक़दम करते हुए कहा, हम पाकिस्तान और तमाम फ़रीक़ों की कोशिशों की कद्र करते हैं और इस बात पर ज़ोर दिया कि अब बुनियादी मसाइल का हल तलाश करना ज़रूरी है ताकि जंग हमेशा के लिए ख़त्म हो सके। उधर इराक़ ने भी इस जंगबंदी का इस्तक़बाल किया, लेकिन साथ ही कहा इस पॉजिटिव कदम को मज़बूत और मुस्तकिल बातचीत में बदला जाए। इराक़ ने संजीदा और पायदार डायलॉग शुरू करने की अपील की ताकि तनाज़े की जड़ें ख़त्म की जा सकें। उधर लेबनान के प्रेसिडेंट जोसेफ ऑन ने उम्मीद जताई है कि इलाकाई अमन में लेबनान को भी शामिल किया जाए। वहीं हिज़्बुल्लाह से जुड़े एक नुमाइंदे ने वार्निंग दी है कि अगर इजराइल जंगबंदी की पाबंदी नहीं करता तो जवाबी कार्रवाई हो सकती है। सऊदी अरब ने इस जंगबंदी का इस्तक़बाल करते हुए कहा कि इलाके में तनाज़ात टकराव को बातचीत के ज़रिए हल करना चाहिए। साथ ही उसने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर दिया है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई ने इसे एक मुस्बत कदम बताया और कहा कि तनाव कम करने और डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। उधर कतर ने जंगबंदी का खैर मकदम करते हुए कहा, हम इस कदम को इलाकाई सिक्योरिटी के लिए अहम समझते हैं और तमाम फरीकों से अपील की कि बातचीत
जारी रखें। कुवैत ने उम्मीद जताई है कि यह जंगबंदी इलाके में अमन की तरफ एक नई शुरुआत साबित होगी। खाड़ी के अरब मुल्कों का मौक़िफ़ साफ है, जंगबंदी एक अच्छा आगाज़ है, मगर असल मकसद दायमी अमन, लास्टिंग पीस और इलाके में इस्तेहकाम, स्टेबिलिटी है। इसके लिए फ़कत फ़ौजी ठहराव नहीं, बल्कि गहरे सियासी हल की ज़रूरत है। आइए अब चलते हैं इस ख़ास रिपोर्ट के दूसरे हिस्से की तरफ। भारत के जाने माने एक्सपर्ट्स और इंटरनेशनल मामलात के जानने वाले और अहम शख्सियात ने इस जंगबंदी के बारे में मीडिया स्टार वर्ल्ड से बात करते हुए अपनी राय रखी है। यहाँ इस जंगबंदी के बारे में सीनियर जर्नलिस्ट सईद नकवी, जाने माने जंगों का इतिहास जानने वाले और बेबाक कमेंटेटर अमरीश मिश्रा, जाने माने वैज्ञानिक, साइंसदां और उर्दू शायर गौहर रजा, इंडो फिलिस्तीन सॉलिडरिटी फोरम के जनरल सेक्रेटरी फिरोज मीथी बोरवाला, साबिक मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब, बैरूत में रहने वाले वेस्ट एशिया एक्सपर्ट अली बाकर आबदी और शब्बीर अहमद विद्रोही जैसे अहम लोगों के ख्यालात शामिल किए गए हैं। आइए देखिए उनका क्या कहना है। सईद नकवी साहब, ईरान की इस जीत को, जो ऐलान ईरान ने किया है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? इसका इंटरनेशनल सियासत पर क्या कुछ असर होगा? कितना ये तारीखी है? काज़मी साहब, इस किस्म के जितने समझौते होते हैं उसमें बिल्कुल ही अगले आदमी की नाक जमीन में अगर रगड़ दीजिए तो वो समझौता हो नहीं पाता है। लिहाजा इसमें कहीं ना कहीं गुंजाइश छोड़ी गई होगी कि कुछ ट्रम्प साहब अपने कंस्टिट्यूएंट से कुछ कह लें, और लेकिन जो उसके अंदर 10 पॉइंट मान लिए गए हैं कि ये जेर मुबाहिसा हैं, तो इसका मतलब ये है क्या। और दूसरे, वहां जो मूड दिखाई दे रहा है ईरान के अंदर, एक विक्ट्री सेलिब्रेशन हो रहा है। यानी जिस तरीके से एक मुल्क दुनिया की सबसे बड़ी ताकत और रीजनल सबसे बड़ी ताकत, दो ताकतों से लड़के निकल के आए और उसके बाद सेलिब्रेट करे, तो इससे हमको तो ये बिल्कुल यकीन हो जाता है कि शायद ये जीत ही गया है। और जीत गया बल्कि शुबा नहीं है, यकीन है। और हम जब बचपने से सुनते आए थे, बोलो दर खैबर को उखाड़ा किसने, ललकार के मरहब को पछाड़ा किसने, ये हजरत अली को रसूल ने भेजा था 528 में। ये कैंपेन हुआ है खैबर का। वहां खैबर में फोर्ट्स थे और उसमें यहूदी रहते थे, और उसमें एक ओएसिस था, पानी की गुंजाइश थी। वहां से खतरा था मदीने के मुसलमानों को बार बार। तो लिहाजा रसूल ने कहा हजरत अली को कि भाई जाओ। बड़ा इम्प्रेग्नेबल किस्म के फोर्ट्रेस थे वो। उसमें जो मार्का किया है मौला ने, और जिस तरह से अली ने तो उन लोगों को हराया है, और वाकई सिंगल कॉम्बैट में मरहब जो कि उनका कमांडर था उसको, यानी ये मजे की बात यह है कि ये सब कोई मिथोलॉजी नहीं है, ये हिस्टोरिकल वाकया है जिसके कि डिस्क्रिप्शंस मौजूद है। वो तो, और लोग कह रहे हैं कि खैबर की जंग भी 40 दिन चली थी और ये जंग भी 40 दिन चली है। इसलिए हमको तो ऐसा लगता है इनमें और उसमें एक स्पिरिचुअल, एक एक अजीब और गरीब किस्म का रिश्ता है। और ईरानियों ने करबला का नाम लेके, और वहां के जो ज्यादातर अवाम हैं उन्होंने, और इस वक्त दुनिया आलम इस्लाम में तो चारों तरफ एक लहर सी है कि साहब पहली दफा एक इस्लामी मुल्क, जिसको कि कल परसों तक जिस हिकारत से देख रहे थे ट्रम्प साहब, कौन कौन सी गाली नहीं दी उन्होंने, और उसके बाद ये बिल्कुल साफ शफाफ विक्टोरियस निकला है। इस बात का एहतराम मेरे ख्याल में दुनिया करेगी। अमरीश मिश्रा जी, ईरान की जो ये 40 दिन की जंग रही, उसमें जो कामयाबी का ईरान ने दावा किया है, ईरान कहता है कि हम पूरी तरह से कामयाब रहे, आप उसको कैसे देख रहे हैं?
और इंटरनेशनल सियासत इलाके पर क्या असर पड़ेगा? कैसे देख रहे हैं आप इस जीत को? अब काजमी साहब क्या है इस पे कि इसके बहुत बड़े मायने, लेकिन अगर आज समाप्त किया जाए तो उसमें तीन चीजें। एक तो ईरान अब एक रीजनल सुपर पावर बन गया है, और अभी जो आर्थिक फायदा उसको होने वाला है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पे ईरान का कंट्रोल रहेगा किसी ना किसी फॉर्म में, ये ट्रंप ने मान लिया। ये बहुत बड़ी बात है। और इससे क्या होगा कि जो ईरान का रेवेन्यू है वो कितने बिलियन डॉलर्स पहुंचेगा। अभी रफीक जकरिया को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि 90 बिलियन डॉलर ईरान हर साल कमाएगा। उसके बाद जो बहुत सारे उस पर सैंक्शंस हटेंगे, वो सब मिला दिया जाए तो दौलत में सऊदी अरेबिया के टक्कर में ईरान आ रहा है, नंबर एक। नंबर दो, सैन्य शक्ति ये दिखा दिया ईरान ने कि ये नया दौर है। इसमें आप ट्रेडिशनली एयरफोर्स पे डिपेंड करके या एयर सुपीरियोरिटी सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाती थी, वो अब जंग का तरीका बदल गया है। अब मिसाइल वॉरफेयर और उसके साथ साथ हाइब्रिड वॉरफेयर, यानी मिसाइल वॉरफेयर चल रही है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रही है, प्रोपेगेंडा चल रहा है, आपके बाकी जो यूनिट्स हैं वो भी एक्टिव हैं। ग्राउंड में कोई इनकर्जन होता है उसको भी इस्पान की लड़ाई में आपने पीछे कर दिया। तो ये सारी जो चीजें हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स, आज की दुनिया की हाइब्रिड वॉर या उसको एसिमेट्रिक वॉर कहिए, कि टेक्नोलॉजिकली लोअर होते हुए भी कैसे हम बड़ी टेक्नोलॉजी की फोर्स को सही स्ट्रैटेजी से, और अब हमारे पास जो कुछ भी है उसको सही तरीके से अप्लाई करके हम उसको हरा सकते हैं। ये एक दूसरा मैसेज। और तीसरा जो पॉलिटिकल मैसेज है वो ये है कि अब अमेरिका के दिन पूरे हो गए हैं। अब जो दुनिया में अब केवल मल्टीपोलर वर्ल्ड नहीं रहेगा बल्कि पोस्ट पोलर वर्ल्ड रहेगा। इट्स अ पोस्ट पोलर वर्ल्ड, और इसमें कोई पोल नहीं रहेगा। इसमें ईरान, चाइना और रशिया ये तीनों डोमिनेट करेंगे, सीधी बात। फिरोज मिती बोरवाला साहब, आप ये बताइए कि ईरान की जीत को आप कैसे देख रहे हैं और इसका दुनिया की सियासत पर क्या असर होने वाला है? जी, आज 40वां दिन था जंग का। 40वां दिन का एक अपना एक अहमियत होती है, तो वापस हम लोग 40 का दिन देख रहे हैं। और आज सुबह से बहुत खुशी है। कल रात तक तो बहुत टेंशन था कि ये ट्रम्प क्या करेगा, न्यूक्लियर बॉम्ब तक की लग रहा था कि शायद वो भी हो जाए। मगर 3:30-4 बजे जब मैं उठा और देखा कि ट्रम्प ने एक अलग से बोल दिया कि बातचीत होगी और सीज फायर की तरफ बढ़ रहे, तो बहुत खुशी की बात है। दूसरा बोलना होगा कि जो 14 मिलियन जो लोग सड़कों पे आए, और प्रेसिडेंट पेजेशकियान ने खुद बोला कि मैं खुद वॉलंटियर होकर सड़कों पे आ रहा हूँ, क्योंकि अपील हुआ था तो भाई अपने पावर प्लांट्स और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रिजेस को आके बचाओ। उसी के चंद घंटे पहले इजरायल ने हमला किया था ब्रिजेस पे, रेलवे स्टेशन पे भी। और उसके बाद जनता का ये स्तर पे आना, तो ये तो दुनिया के इतिहास में कहीं देखा नहीं कि मार्टर मतलब मरने के लिए जनता अपने पूरे के पूरे परिवार के साथ आ रही है कि हमारे ब्रिजेस, हमारे पावर प्लांट्स, हमारा देश बचे। ये कई दुनिया में देखा नहीं। तो वो, और आज सुबह से जो पूरी खुशी की लहर पूरे ईरान में, पूरी दुनिया में दिख रही है, क्योंकि ये ईरान की जीत नहीं, पूरी दुनिया की जीत। और उसके साथ प्रेसिडेंट पेजेशकियान भी एक अलग लीडर करके उभर कर आए। उनके लिए एक रिस्पेक्ट अब्बास अराक्ची के लिए, हमारे आयतुल्लाह मुश्तबा खामेनी के लिए, ये एक बहुत बड़ी जीत है। पूरे ईरान को जो लीडरशिप दी है बहुत ही डिफिकल्ट टाइम्स में। हमको याद करना चाहिए आयतुल्लाह अली खामेनी की मार्टरडम को, अली लारीजानी को, और ऐसे बहुत सारे उनके जो लीडर्स रहे। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो 10 पॉइंट पे जो बात हुई है, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब अमेरिका को एक्सेप्ट करना पड़ा कि ये भी तुम्हारे 10 पॉइंट पे बात होगी। और मोटा मोटी ये पॉइंट्स है कि मुझे परमानेंट सीज फायर नहीं, मुझे परमानेंट एंड टू वॉर चाहिए। सीज फायर तो वो छोटी मोटी बात होती है कि 5 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, वापस चालू हो गया हमला। उसका बोलना है कि मुझे परमानेंट वॉर एंड की एक अग्रीमेंट चाहिए, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाकर भी रेटिफाई होगी, जैसे हुआ था ओबामा के न्यूक्लियर डील को लेकर। तो एक नॉन अग्रेशन पैक्ट होना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म गारंटी होना चाहिए। दूसरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज होगा वो तो अभी ईरान का होगा, वो उसका एक सॉवरेन कंट्रोल होगा। वहां से उसके टोल टैक्स मिलेंगे, बहुत कुछ चीजें होगी। $90 बिलियन पर ईयर तो वही आमदनी है, और जो तेल बिकेगा वो अलग। दूसरा कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट के राइट्स है एनपीटी के तहत, वो मेरा होगा। बेसिक न्यूक्लियर, मुझे बॉम्ब नहीं बनाना है, मगर ये होना है। उसके बाद जो प्राइमरी और सेकेंडरी सैंक्शन है वो भी हटने चाहिए, उसकी भी एक अग्रीमेंट ठीक से होना चाहिए।
और उसके साथ जो रेपरेशन डैमेजेस है वो अमेरिका तो देगा नहीं, मगर डिमांड है, मगर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो पूरा आमदनी होगा उसी से उसका बहुत कुछ उसमें से हो जाएगा। उसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट है विड्रॉल ऑफ यूएस फोर्सेस फ्रॉम द रीजन, एक अमेरिका का बेस रहेगा नहीं। और उसके साथ लेबनान, पैलेस्टाइन, ये पूरे रीजन के जो सवाल है, एक लार्जर पॉलिटिकल सॉल्यूशन आए। और मतलब ये इतनी बड़ी जीत है, ये पूरे जो 10 पॉइंट्स को लेकर जो मुद्दे रखे हैं। मिसाइल प्रोग्राम पे भी आई एम क्लियर एंड एक्स ऑफ रेजिस्टेंस वो तो इसमें है नहीं, मगर अमेरिका वो बोलेगा कि मिसाइल्स पे बात करो, एक्स ऑफ वो उस पे तो कभी ईरान हटने वाला नहीं है। ओके, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, इतनी इंपॉर्टेंट बात हो रही है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला था ये वॉर के पहले, मतलब ईरान ने कभी उसका जिक्र तक नहीं किया 47 ईयर ऑफ सैंक्शंस के बावजूद भी। ये परिस्थिति बना ली कि आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरे के पूरे ईरान के ताबे में आ गया और उसका कोई कुछ कर नहीं सकता। दूसरा जो ईरान ने बड़ा काम कर दिया कि 40 दिन के जंग के बाद जो दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अपने आप को मानता है, उसने 40 दिन के बाद सीज़फायर की बात की कि भाई नहीं नहीं लड़ना है, चलो आके बात करो। और इतनी बड़ी धमकियों के बाद, और ईरान के लोग डरने के लिए तैयार नहीं, ईरान की लीडरशिप डरने के लिए तैयार नहीं। तो दैट वाज आल्सो अ मैसिव थिंग। उसके साथ ये हो गया है कि ट्रम्प एकदम क्राइसिस में आ गया है, इंटरनल क्राइसिस। मिलिट्री में एक बहुत बड़ी बगावत हो सकता है कि वो ही को हो जाए, या पार्टियों के अंदर जो रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक पार्टी के उसको इम्पीच करो, ये सब बातें आ गई है। यूरोप अमेरिका से अलग हो गया है। और उसके साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आज ईरान इज नाउ द सोल सुपर पावर इन वेस्ट एशिया। कोई है नहीं, इजराइल खत्म हो चुका है। इजराइल की औकात अमेरिका के बिना कुछ है ही नहीं। अमेरिका को लेके आया उसके बाद भी इजराइल की औकात नहीं है। तो अभी सभी कंट्रीज को रीजनल एक अग्रीमेंट करनी पड़ेगी, ईरान और ये सब लोग साथ में बैठे और एक रीजनल डिफेंस अग्रीमेंट होगी। ये अभी वहां का फ्यूचर दिख रहा है। तो पैलेस्टाइन के लोग को सलाम, गाजा के लोग को सलाम, लेबनान के हिजबुल्लाह को सलाम, इराक को सलाम, अंसारुल्लाह तो अभी तक आए नहीं। बाबिल मंदिर नेक्स्ट फेज में अगर ये जंग चालू हुई तो बाबिल मंदिर भी बंद हो जाएगा। तो ये एक्स ऑफ रेजिस्टेंस, ईरान, ये सभी लोग को सलाम। और दुनिया में एक नई तब्दीली आ रही है, एक नया सुपर पावर रशिया, चाइना, ईरान का एक एक्सेस खड़ा हो रहा है जिसमें से पूरी दुनिया बदलने वाली है। गौहर रजा साहब, ये बताइए कि ईरान की जीत को आप कैसे देख रहे हैं, और एक साइंसदान के तौर पर आप इस जंग का तज्जिया मुख्तसर सा जरा कर दीजिए, और आने वाले वक्त में क्या कुछ महसूस कर रहे हैं। सवाल जरा लंबा है लेकिन मुख्तसर जवाब 4-5 मिनट में आपके। मैं ये समझता हूं कि आज उन लोगों को दुनिया भर के जहां जहां भी मौजूद हैं, उन लोगों को जिन्होंने जंग के खिलाफ आवाज उठाई, जो इस धरती के ऊपर अमन, शांति, चैन, प्यार, मोहब्बत के लिए वोट करते रहे हैं और ये कहते रहे हैं कि इस धरती के ऊपर हमें जंग मंजूर नहीं है, उन सब के लिए बहुत मुबारक दिन है। मुबारक दिन इसलिए है कि एक तरफ तो ईरान की जीत हमें साफ दिखाई दे रही है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि इंपीरियलिज्म की हार बहुत साफ तरीके से दिखाई दे रही है। इसमें उनकी हार हुई है और वो हार एक बहुत लंबे अरसे के लिए दुनिया को याद रहेगी कि इंपीरियलिज्म को ईरान की आवाम ने किस तरह से अपने दृढ़ विश्वास, जिसे हिंदी में कहते हैं, उसकी वजह से हराने में कामयाबी हासिल की है। दुनिया के शायद हर हिस्से में वो लोग मौजूद थे और बड़ी तादाद में मौजूद थे जिनकी नजरें लगी हुई थीं मिडिल ईस्ट की तरफ कि इस जंग में क्या होने जा रहा है। एक भयानक बात एज साइंटिस्ट मैं ये कहना चाहता हूं कि इस बार धमकियां दी गई अमेरिका की तरफ से भी और इजराइल की तरफ से भी, और बार बार न्यूक्लियर आर्म्स का, न्यूक्लियर हथियारों का नाम लिया गया, उनको कहा गया कि इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसने पूरी दुनिया में एक दहशत का माहौल पैदा कर दिया था। इसके बावजूद कि चीन ने और पाकिस्तान ने, ये दो मुल्क ऐसे थे जिन्होंने कहा था कि अगर न्यूक्लियर आर्म्स का इस्तेमाल किया गया तो फिर हम इजराइल को सफाए हस्ती से मिटा देंगे। पर यह भयानक एक सिनेरियो था
न्यूक्लियर आर्म्स का कहीं भी इस्तेमाल किया जाए पूरी दुनिया एक साथ खतरे में आती है। ये अलग बात है कि ईरान ने बहुत जिम्मेदारी के साथ हॉर्मुज को, स्ट्रेट को जिस तरह से इस्तेमाल किया, उससे पूरी दुनिया पे दबाव पड़ा कि अलग अलग मुल्क जो कभी बहुत करीब थे, नेटो के मुल्क जिनकी संधियां थी इनके साथ, अमेरिका और इजराइल के साथ अब तक खड़े रहे थे, जिनके कान पर जूं नहीं रेंग रही थी जब बच्चों का गाजा में और औरतों का, बीमारों का कत्लेआम मचा रखा था, वो मुल्क भी परेशान होकर के ईरान के साथ खड़ा होना पड़ गया उनको, और अमेरिका के खिलाफ खड़ा होना पड़ गया। इस पे बहुत सारी बात हो चुकी है कि ये कितना पागल आदमी अमेरिका का प्रेसिडेंट था, और एक पागल आदमी दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है। ये हमें साफ दिखाई दिया हिटलर के बाद पहली बार, कि वो पूरी दुनिया के लिए, जिसके पास वो बटन मौजूद हैं जिनसे कि न्यूक्लियर आर्म्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये नहीं है कि अमेरिका ने पहले इस्तेमाल नहीं किया, हिरोशिमा और नागासाकी में जो कुछ किया उन्होंने, वो आज भी दुनिया को पूरी तरह से याद है। तो ये खतरा रियल खतरा था, और इसके खिलाफ पूरी दुनिया एकजुट होने लगी। लेकिन मैं समझता हूं कि ये एक पागल आदमी का सवाल नहीं है, दुनिया के अवाम को अमेरिकन इंपीरियलिज्म के खिलाफ खड़ा होना होगा। एक पागल आदमी किसी मुल्क का प्रेसिडेंट बन जाए, किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बन जाए, तो वो सिर्फ पागलपन ये नहीं कहा जा सकता कि उस आदमी की वजह से है, पूरे मुल्क को पागल तस्वुर किया जाना चाहिए उस वक्त। और बिना इंपीरियलिज्म की इजाजत के, बिना उसकी सपोर्ट के ट्रंप जैसा आदमी प्रेसिडेंट नहीं बन सकता था, नेतन्याहू जैसा आदमी बिना वहां पर सपोर्ट के नहीं बन सकता। तो इसका मतलब यह है कि खतरा बहुत बड़ा है, और जो लोग जिम्मेदारी महसूस करते हैं इस जमीन के ऊपर जिंदगी को बचाने की, इंसानियत को बचाने की, इंसानी उसूलों को बचाने की, और यूनाइटेड नेशंस को बचाने की, और इस धरती को खुद बचाने की, क्योंकि अगर अगर 2-3 भी इस्तेमाल होते हैं, तब भी साइंटिस्ट का यह कहना है कि ये धरती न्यूक्लियर विंटर की तरफ धकेली जा सकती है, जिसका मतलब यह है कि सूरज की किरणें बंद हो जाएंगी, इस धरती पर एक ऐसा विंटर शुरू होगा जो जहां पर धूल, मिट्टी और बारिश, ये सब न्यूक्लियाई किरणों की वजह से रेडियो एक्टिव हो जाएंगी, और इस धरती पर कुछ बम गिरने के साथ शायद पूरी जिंदगी खतरे में पड़ जाए। ये एक भयानक सिनेरियो है जिससे कल हम बाहर निकले हैं। मुझे नहीं मालूम कि कब तक इससे दूर रहेंगे, लेकिन न्यूक्लियर आर्म्स के खिलाफ, जंगों के खिलाफ खड़ा होना ही पड़ा। तस्लीम रहमानी साहब, ये बताइए कि ईरान की इस 40 दिन की जंग में जीत को आप कैसे देख रहे हैं? इसका दुनिया की सियासत पर क्या असर होगा? कहाँ खुशी है, कहाँ गम है, ये भी बता दीजिए। सबसे पहले तो मैं आपके तमाम नाजरीन और सामीन के खिदमत में इस फतेह मुबीन की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं, और मुझे पूरा यकीन है कि खुशी और ईद जैसा जो एहसास आज हमें है, आपको भी है, वो पूरे आलम इस्लाम के तमाम मोमिनीन को उसका एहसास बिल्कुल इसी तरह होगा जैसे हमें आप। दूसरी बात ये कि जो अभी इस वक्त 25 शराइत टेबल पे हैं, जो 10 तारीख को इस्लामाबाद में डिस्कशंस में आएंगी। 10 शराइत ईरान की हैं और 15 शराइत यूनाइटेड स्टेट्स की हैं। जाहिर है उन सब पे बहस होगी। मेरा अंदाजा ये है कि ईरान ने जो 10 शराइत रखी हैं, उनमें से 7 शराइत पर तो किसी को कोई एतराज होगा ही नहीं, होना नहीं चाहिए। 2-3 शराइत पे कुछ एतराजात होंगे, उस पे हार्ड बार्गेन होगा। और अमेरिका की 15 में से मुझे नहीं लगता कि 1 या 2 शराइत भी
काबिल कबूल हो सकती हैं और ईरानी हुकूमत ने उन्हें बहुत पहले ही खारिज कर दिया है। तो बहुत बड़ी बात ये है, बहुत बड़ी बात इन मानों में है कि जो पिछली आधी सदी से जो कुछ ईरान के ऊपर मज़ालिम हो रहे थे, आज उन इस जंग के इस 40वां हो जाने के बाद दुनिया के सहूनियत और इस्तेमारियत का 40वां है ये, 40 दिन की जंग। मैं इसे 40वां कहता हूँ इनका, इसलिए कि ईरान की जो शर्त है कि सैंक्शंस हटाई जाएं, सेकेंडरी भी और प्राइमरी सैंक्शंस को हटाना, ये बहुत अहम बात है और ये अब हट जाएंगी। इसके अलावा जो है कि जो आईएईए के जो रेस्ट्रिक्शंस हैं और जो यूनाइटेड नेशंस ने जो रेजोल्यूशंस लिए हुए थे, उन सबको कुलअदम किया जाएगा। तो अब ईरान की जो सॉवरेनिटी, जो आजादी और जो खुद मुख्तारी है, असल में वो बहाल हो रही है इन कुर्बानियों और इतनी अजीम शहादतों के बाद। इसलिए ये खुदी खुशी का मकाम है। जहां तक जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट का ताल्लुक है, इसमें कोई दो राय, किसी को कोई भी शक शुबा नहीं होना चाहिए कि ये सीज फायर इसलिए हो रहा है कि अमेरिका इस जंग से अपना पहलू बचाना चाहता था, इस जंग से भागना चाहता था और इसीलिए इसराइल अभी नेगोशिएशन के टेबल पे होगा भी या नहीं ये कहना मुश्किल है, लेकिन अमेरिका यहां से निकल गया। अब अमेरिका का मसला ये है कि इस खित्ते में ईरान की बालादस्ती को सभी को कबूल करना पड़ेगा। जो अरब फोर्सेस हैं, उनके लिए बड़ा मसला पैदा हो गया है। न जाए रफ्तन न पाए मानन, आगे जाने और पीछे हटने दोनों के लिए एक मसला पैदा हो गया है। अमेरिका पर एतबार नहीं कर सकते और यकीन कीजिए ये इन अरब ममालिक का जबरदस्त दबाव है, क्योंकि ईरान ने ऐलान किया कि अगर ईरान के ऊपर सालाना हमले हुए तो वो किसी सरहद का लिहाज किए बगैर किसी तहम्मुल से काम नहीं लेगा। इसका मतलब ये था कि अरब अमारतें सारी की सारी वहां गिरने का खतरा था। इस दबाव में और जो ट्रम्प का अंदरूनी दबाव है, मुल्क के अंदर अवामी दबाव है, 20% से कम उनकी रेटिंग रह गई है, नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन होना है, वो सब लूज हो जाता अगर ट्रम्प ये ना, ये मजबूरी है ट्रम्प की कि उन्होंने ये सीज फायर किया। अब ट्रम्प का मसला है कि उसे चाहिए तावाने जंग, जो वो अरबों से कह चुका है कि हमारे जंग के अखराजात अदा कीजिए। वो मुतालबा अरबों से उसका रहेगा। इधर ईरान ने कहा है कि हमें तावाने जंग दीजिए, इसलिए कि हम तो गए नहीं थे जंग के लिए, आप आए थे, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया, तो जो तबाही आपने बपा की है वो तो अदा करे। वो अमेरिका तो अदा नहीं करेगा, वो भी अरबों को करना पड़ेगा। तो इस जंग में जितना खर्चा अमेरिका का हुआ, वो और जो ईरान का हुआ, वो दोनों इन अरब ममालिक को देने पड़ेंगे, चाहे जिस सूरत से भी ये दे, और उसका नाम चाहे जो कुछ भी हो उस फंड का, तो मातम तो वहां पर होगा। दूसरे अरब इस खित्ते में ईरान की जो पोजीशनिंग पिछले 47 साल से सियासी तौर पर थी कि ईरान को एक आप मजबूर, मकहूर, मुफलिस मुल्क बना के डील कर रहे थे, वो कायदाना रोल में आ गया है, आ चुका है। आज ईरान पूरे मगरिबी एशिया में, मशरिक़ वुस्ता में आज एक कायदाना हैसियत न सिर्फ अरबों के ऊपर है, बल्कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं वहां भी उसका रोल अब कायदाना होगा। तो इस रीजन की एक बराबर की बड़ी फोर्स बन के इस सीज फायर के जरिए ईरान उभरा है, और हम सबको बहरहाल ये खुशी होनी चाहिए कि हम उस कबीले में शामिल हैं कि जिस कबीले ने हक की तरफदारी की और बातिल के खिलाफ डट के मैदान में खड़े रहे। वो चाहे ईरान के अवाम हो, गयूर 9 करोड़ अवाम, जिसमें से 1.5 करोड़ अवाम ने ये रजिस्ट्रेशन करके हलफनामा दिया कि वो फौज के साथ अपने खड़े रहेंगे, या फिर वो हिंदुस्तान के वो गयूर अवाम हो, और खास तौर पर हमारी वो मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर व मोहतरम खवातीन जिन्होंने अपने जिस्म से अपने जेवर उतार के ईरान की इस जंग के लिए अता किए, उन सबको आज सलाम करना चाहिए कि हमने कुरान की उस हुक्म के को आज जिंदा जमीन पर मैदान जंग में खड़े हुए देखा कि डरो नहीं और रंज न करो, तुम ही गालिब रहोगे,
अगर तुम ईमान वाले हो। ईरान ने ईमान का इजहार किया और अल्लाह ने उसको फतेहयाबी से हमकिनार किया। मोहम्मद अदीब साहब, आप ये बताइए कि ईरान की इस मौजूदा इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जंग में जीत को आप कैसे देख रहे हैं और इसके क्या असरात मुरतब होंगे, कैसे देख रहे हैं आप इसे? काजमी साहब, ये सिर्फ ईरान की फतेह नहीं है। मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया के लिए एक सबक हो गया है और ईरान ने यह साबित कर दिया है कि असलहे से जंग नहीं जीती जाती, जज्बे से जीती जाती है। और ईरान की तारीख रही है, इसने कभी किसी पे हुकूमत नहीं की हो, कभी हमला नहीं किया, लेकिन किसी को अपने आने भी नहीं दिया। सिकंदर से लेके और सल्तनत उस्मानिया तक सबको इन्होंने शिकस्त दी है। लेकिन ये फतेह जो ईरान की है, इसने वर्ल्ड ऑर्डर चेंज कर दिया है। जो ये दादागिरी वर्ल्ड वार के बाद अमेरिका और अमेरिका के सहयोगियों ने की थी, उन सबको अब सबक मिल गया है कि कैफियत ये पैदा हो गई थी कि आज दुनिया में यही नहीं पता लगा था कि यूएन भी कोई चीज है, यूनाइटेड नेशन भी कुछ है। वो तो एक अलग उन्होंने बॉडी बना ली थी। यूएन रेजोल्यूशन के कोई मानी नहीं रह गए थे। अब अमेरिका कहता था कि हमने एक अपना पीस बोर्ड बनाया है, हम तय करेंगे किस मुल्क के किस बादशाह या किस प्रेसिडेंट को हम पकड़ के लाके बंद कर देंगे और जिस मुल्क में हम चाहेंगे उसकी रिजीम चेंज कर देंगे। तो ये एक जन्नाटेदार जो तमाशा मारा है ईरान ने, अब ये वेस्टर्न वर्ल्ड को सोचना पड़ जाएगा, क्योंकि फर्क ये है दोनों मुल्कों में और दोनों कम्युनिटीज में, ये इनका साबका अब तक अरब मुल्कों के साथ था। अरब मुल्क जो इस वक्त हाकिम वक्त हैं अरब में, ये सब दलाली करके सल्तनत उस्मानिया को डुबोकर बरतानिया के टुकड़ों पे पल रहे थे और अब ये अमेरिका के टुकड़ों पे पल रहे थे। लेकिन ईरान की तो एक तारीख थी और उन्होंने साबित कर दिया कि दुनिया में इंसाफ के लिए कैसे लड़ा जाता है और हक की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। जो हश्र वो आए थे वहां ईरान के हुकूमत बदलने के लिए, रिजीम चेंज करने के लिए। अब ट्रम्प साहब खुद अपनी रिजीम में बाकी रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये एक बहुत बड़ा मसला है। और उससे बड़ा मसला तो उन साहब के लिए आ गया है, नेतन्याहू साहब के लिए, कि वो कहते हैं ना कि कालिया अब तेरा क्या होगा। इस पूरे यानी ये निगोसिएशन की जो बात हुई है थ्रू पाकिस्तान, अब नेतन्याहू कह रहे हैं कि मुझे तो चंद मिनट पहले पता लगा कि ये सब तय हो गया है। जो ईरान को तबाह करने के लिए निकले थे, अपनी दुनिया तो उन्होंने खुद ही खत्म कर ली अपने मुल्क में, लेकिन अब इनका क्या हाशिर होगा। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा ये हिस्ट्री में एक सबक आ गया है। आने वाली नस्लों को ये पता लगेगा कि जिस तरह से दुनिया वर्ल्ड वार के बाद कुछ लोगों के हाथ में आ गई थी, वो मेरे ख्याल से अब खत्म होगा। यूएन की हैसियत भी बढ़ेगी और अब खलीज में ये भूल जाए अमेरिका कि उनके कोई अड्डे बन पाएंगे और अरबों को भी अब ये सोचना पड़ेगा कि तुम्हारी हिफाजत तुम्हारे सहयोगी कर पाएंगे, अमेरिका नहीं कर पाएगा। तो मैं समझता हूं कि ये बड़ी खुशनसीबी की बात है कि ये जंग रुक गई, नहीं तो न जाने कितने और हालात खराब होते। और ये जंग जो रुकी है, ईरान की फतेह का झंडा लेके उठी। जी शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, आप ये बताइए कि ईरान की इस जीत को, जो 40 दिन जंग चली, उसको आप कैसे देख रहे हैं और इस इलाके की सियासत में उसका क्या असर पड़ेगा? पहले तो आपको और आपके दर्शकों को सलाम अर्ज कर लूं, आदाब अर्ज कर लूं और फिर मैं आपके सवाल पर आता हूं। काजमी साहब, ईरान के जीत को हम दो नजरिए से देखते हैं। एक नजरिया तो शुक्र खुदाबंदी अदा करने का है। आयतुल्लाह खामैनी साहब जो शहीद हुए हैं,
उनको मुबारकबाद देना चाहिए, सलाम अर्ज करना चाहिए कि उनकी दूरदृष्टि ने, उनका जो सबसे बड़ा दूरदृष्टि मालूम है आपको, 1991 में जब सोवियत बिखरा था तो उस वक्त कितने साइंटिस्टों की नौकरी चली गई थी, और खुमैनी साहब ने सबको ईरान बुला लिया, और उस साइंटिस्टों के जरिए जो मिसाइल का निर्माण किया गया, जिस मिसाइल ने आज इनको छक्के छोड़ा दिए, न्यूक्लियर और यूक्लियर और प्यूक्लियर इनके सब जो है इधर से उधर हो गए, तो ये उनकी दूरदृष्टि को भी सलाम करना चाहिए कि उन्होंने पहले ही ये बात। तीसरा, तेहरान नहीं बल्कि पूरे ईरान के साहब ईमान को मुबारकबाद देना चाहिए कि मुल्क की मोहब्बत को उन्होंने इस तरह अपने अंदर बसाया कि बड़े बड़े के छक्के छूट गए और सारी चीजें हुई। और मेरा मानना है कि यह जीत उनकी हिम्मत और उनकी हिम्मत अफजाई और उनके अंदर शहादत के जज्बे के वजह से पैदा हुआ है, और अल्लाह तबारक ताला ने उस चीज को साबित किया जिस पर किसी शायर ने कहा था कि लेगा जमाना खून के हर एक बूंद का हिसाब, जालिम को अपने जुल्म से थकने तो दीजिए। आज का सबसे बड़ा ये कि लेकिन क्या करे काजमी साहब, आज के दौर को देख के फिर इसी शेर पर दूसरा शेर याद आ जाता है कि जालिम को जालिम कहने की हिम्मत नहीं, मगर जालिम को जालिम कहने की हिम्मत नहीं, मगर मजलूम को मजलूम कहने से भी डर रहे हैं लोग। आज की ये हालत है। अली बाकर आब्दी साहब, आप ये बताइए कि ईरान की इस 40 दिन की जंग में जो जीत हुई है, जो बड़ी जीत हुई है, जिसके जश्न मनाए जा रहे हैं, ईरान, इराक, लेबनान, हर तरफ जश्न मनाया जा रहा है, आप इस जीत को कैसे देख रहे हैं? इसके असरात क्या होंगे? खास तौर पर मसले फिलिस्तीन के हल के लिए ये कितनी अहम है? आपकी क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, आदाब, नमस्कार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयतन-नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। काज़मी साहब और आपके इस चैनल के जरिए से हमें जितने भी नाजरीन हैं, दर्शक हैं, उनको और पूरी दुनिया में रहने वाले मजलूमीन, मुस्तज़अफ़ीन, कमज़ोर मजलूमीन की खिदमत में इस अजीम कामयाबी और अजीम फतहमंदी की मुबारकबाद पेश करते हैं। वाक़अन अगर इसको ये कहा जाए तो मुबालगा ना होगा कि कुरान करीम में अल्लाह अज़्ज़ व जल इरशाद फरमाता है, तिल्कल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, कि वो अय्याम है कि जो पलटाए जाते हैं, तारीखें पलटाई जाती हैं, उम्मतों के हालात पलटते रहते हैं। तो आज 1400 साल के बाद वाक़अन उस वक्त खैबर को, दरे खैबर को खड़ा था अली ने, और 1400 साल के बाद आज औलाद अली ने, वो भी 40 दिन के बाद। देखिए ये भी क्या हुस्न इत्तेफाक है कि 40 दिन तक सिलसिला चलता रहे और 40वें दिन उस जालिम डिक्टेटर और फासिद फिल अर्द, दुनिया में सबसे बड़ा फसाद और फतना बर्पा करने वाला ट्रंप को झुकना पड़ा। तो झुकने की और हार जो तस्लीम की है ना, वो भी जो है 41वें दिन, 40 दिन पूरे मुकम्मल होने के बाद आज ये खुशखबरी न सिर्फ उम्मत इस्लामिया के लिए, न अरबों के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के मजलूमों के लिए है। खुसूसी तौर पे फिलिस्तीन की वो मजलूम आवाम, फिलिस्तीन के मजलूम बच्चे, यतीम और जख्मी और बेवाएं और बच्चे, उनके हवाले से अब ये इब्तिदा है काज़मी साहब। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द वो भी ऐलान होगा कि जिसमें ये कहा जाएगा कि फिलिस्तीन एक मुल्क है जिसका कैपिटल मस्जिदुल अक्सा, जिसका कैपिटल बैतुल मक़दस है, शहरे कुद्स है, उसका कैपिटल होगा। वो दिन दूर नहीं है। हमने कई मरतबा बार बार कहा है कि हम ऐसे देख रहे हैं इस जंग को
कि जैसे हम आपको देख रहे हैं, इसमें कामयाबी को भी हमने यही कहा, फिलिस्तीन के वजूद और उसकी कामयाबी के लिए और इस्लामी जमहूरिया ईरान की कामयाबी के लिए। आज ये कामयाबी ने ईरान को वो ताकत अता की, वो कुव्वत अता की पूरे इलाके में। अभी अभी मैं देख रहा था, अमेरिका का एक जर्नलिस्ट कह रहा है कि इस जंग ने ईरान को सुपर पावर बना दिया। इस जंग में अमेरिका की हार ने यह साबित कर दिया कि हर वक्त असलहा, हर वक्त नहित्य लोगों का मारना और कत्ल करना ही ताकत नहीं है, बल्कि स्ट्रेटेजी तौर पे और सब्र तहम्मुल के जरिए से मजलूमों की हिमायत करते हुए भी कामयाबी हासिल की जा सकती है। आज हमारी ये कामयाबी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में इसकी खुशियां मनाई जा रही हैं। काज़मी साहब, पूरी दुनिया में बिला तफरीक मजहब व मिल्लत हर इंसान जिसमें इंसानियत है, हर वो इंसान जिसका ज़मीर जिंदा है, हर वो मजलूम जो ऐसे जालिम के शिकंजों में चिकड़ा हुआ था, वो खुशी मना रहा है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।